हेलो बच्चों। और तैयारी कैसे चल रही है? तो अच्छी ही चल रही होगी तैयारी तो तैयारी के अंदर और चार चांद लगाने के लिए हम एक और वीडियो ले आए हैं आप लोगों के लिए कार्बन कंपाउंड की। ये चैप्टर बिल्कुल बेस की तरह काम करेगा। फ्यूचर में जो चैप्टर आप पढ़ेंगे 11th 12th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए बिल्कुल बेस की तरह काम करेगा। और थोड़ा और परफेक्ट बनने के लिए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हमने देखा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि कौन सा मेटल यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, किसमें? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती कौन सी है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर नाम से ही कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि सर हाइड्रोजन तो ऐड होनी ही होनी है। अच्छा, किस में हाइड्रोजन ऐड होगी? वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर। जब वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर, किसमें? वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको क्या किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? वेजिटेबल घी के अंदर। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो जो रिएक्शन यूज की जाती है उस रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा, क्या इसके अंदर रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगी? नहीं सर, रिएक्शन अपने आप ना होती। इस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगता है। तो ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो पाए, इसलिए अपन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। अच्छा, क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के अंदर डाल दें? ठीक है, जैसे वो नहीं होता आग के अंदर घी का काम कर दे, यानी रिएक्शन को फास्ट कर दे। तो यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन का रेट कर दे तेज, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पर कैटलिस्ट का क्या यूज कर जाता है? निकल। क्या यूज किया जाता है? निकल एज ए कैटलिस्ट। निकल क्या है? मेटल है एक। निकल के साथ प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, पीटी। पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों किसकी तरह काम कर सकते हैं? यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर काम कर सकते हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अभी जितनी भी रिएक्शन हमारे 10th क्लास में है वो सारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाली मिलेंगी आपको। पर फ्यूचर में आपको 11th 12th क्लास के अंदर ऐसे भी मिल सकते हैं जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन घट भी रहा हो। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे हमें समझ में आया कि सर निकिल जो है वो क्या है? कैटलिस्ट है। क्या उनसी रिएक्शन के अंदर? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर। तो ऑप्शन में कोई और है ही नहीं भाई। ठीक है, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकल ने जीत लिया भाई, निकल जीत के निकल लिया। तो देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने हिट कर दिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि ईथेन जो है, ईथेन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है C2H6। सर क्योंकि ये दुगना करके दो जोड़ा हुआ है, क्या करा है? दुगना करा है और दो जोड़ा। तो सर इसका मतलब तो ये एल्केन हुआ। ये क्या हुआ? एल्केन। अगर एल्केन हुआ तो सर इसका मतलब तो सिंगल बॉन्डेड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा। सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा तो सर इसकी हेल्प से ही मैं कंपाउंड बना दूंगा। कैसे? कितने कार्बन है? दो। तो पहले एक कार्बन लगाइए, लगा दिया, फिर दूसरा कार्बन लगाइए, लगा दिया। इनके बीच में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि आपको पता है कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है, वो कैटिनेशन भी करता है, वो टेट्रावेलेंसी भी करता है। ये दो प्रॉपर्टी है कार्बन की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, कि वो कैटिनेशन भी करता है और वो टेट्रावेलेंसी भी करता है। कैटिनेशन के हिसाब से तो उसने सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो आपने देख लिया कार्बन कार्बन क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इस वाले कार्बन को, इस पहले नंबर के कार्बन को क्या करना पड़ेगा? टेट्रावेलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि अपने चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेगा वो? एक बॉन्ड बनाएगा इधर, एक बनाएगा ऊपर, एक बनाएगा नीचे। तो आपने इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करवा दी। सिमिलर तरीके से ये वाला कार्बन भी बोलेगा भाई कि भाई तने कर ली, मेरी भी करवा दे। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस वाले कार्बन ने भी ऊपर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। तो आपने इस तरह देखा कि हम ऐसे ही हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा के इसके बॉन्ड्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब दोनों दोनों कार्बन के ऊपर आपने देख लिया कि कैटिनेशन तो फुलफिल हो गई, टेट्रावेलेंसी भी पूरी होगी, कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए आइए गिनते हैं इसके अंदर कितने ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कार्बन कंपाउंड्स के अंदर होते ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है कि कौन सा वाला बॉन्ड जोड़ना है, कौन सा हटाना है, कौन सा काउंट करना है, कौन सा काउंट नहीं करना है। सारे कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोई दिक्कत है ही ना। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, चलिए गिनते हैं। पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो कितने हो गए भाई? सातवां। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं किसके अंदर? ईथेन के फॉर्मूले के अंदर। सिमिलर तरीके से आप और कंपाउंड्स के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भाई यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है और आपकी मनपसंद चीज, आपके जीवन का सार,
ठीक है, दिख तो रहा होगा पर वहां नहीं देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम्स, यानी कि अभी जो टेट्रावैलेंस की बात कर रही थी वही बोल रहा है। एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कहने का मतलब ये कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कार्बन जो होता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या आएगा 2 4। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए गलती से उसने उसने कुछ भी करके अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या कर लिया भाई? फुल्ली फिल्ड कर लिया। अरे क्या कर लिया? फुल्ली फिल्ड कर लिया, पूरा ठोक के भर दिया भाई। अगर फुल्ली फिल कर दिया तो वो पूछ रहा है कि ये बताइए कि वो कौन से एलिमेंट के जैसा हो जाएगा। तो एक बच्चा बोल रहा है सर अगर कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, इसे चाहिए कितने? 8। तो मैं कितने डाल दूं? 4 डाल देते हैं भाई। 4 जैसे ही डलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ईसी बनेगी वो उसमें क्या आ जाएगा? 2 और 8 आ जाएगा। 2 8 का मतलब कितने प्रोटॉन्स? 10 प्रोटॉन्स। इनडायरेक्टली एटॉमिक नंबर कितना? 10। एटॉमिक नंबर कितना? 10। एटॉमिक नंबर 10 वाला कौन सा एटम है भाई? ठीक है, फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है? नियोन। ठीक है, तो नियोन हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो हमने हरियाली बरसा दी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भाई चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां तेरी नजर है मेरी मुझे खबर है। ठीक है, बच ना पाया कोई, आए कितने। ठीक है, तो भाई सभी बच्चों ने बिल्कुल देख ही लिया होगा। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन जो बोला है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है डीनेचर्ड स्पिरिट क्या होती है। डीनेचर्ड स्पिरिट का मतलब, अब डीनेचर्ड वर्ड का मतलब है ना, अगर आपको मैं, क्योंकि कहानी सारी ठीक है शराब की, तो देखते हैं डीनेचर्ड जो शब्द है वो क्यों यूज किया जा रहा है। देखो स्पिरिट जो होता है ना, स्पिरिट यानी कि जो लेबोरेटरीज के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बर्नर के अंदर डालें और आप ठीक है बर्निंग बर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट सारे कर पाए। तो क्यों डालते हैं स्पिरिट? स्पिरिट में इनडायरेक्टली क्या होता है? अल्कोहल तो होता ही है। अब स्पिरिट में अल्कोहल होता है और जितने आसपास के शराबी लोग हैं उनको क्या चाहिए भाई? उन्हें मिल जाए किसी भी तरह, ठीक है, सस्ते में। अब वो बाहर तो मिलती है महंगी, ठीक है, पर जो कमर्शियल पर्पज होता है जिसके लिए एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके लिए उनका रेट क्या कर रखा है? घटा रखा है। तो अब वो चंट बनेंगे, अब वो खरीदने की कोशिश करेंगे बाहर से कि भाई वो स्पिरिट वाला खरीद लेंगे और सस्ते में पड़ जाएगा और घटक लेंगे सारे ने। पर ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि सरकार भी बड़ी तेज है भाई, सरकार भी चंट निकली। सरकार बोल रही है भाई साहब कि तुम, हमें तो पता ही था बिल्कुल तुम पियक्कड़ हो। तो हमने क्या करा? हमने एक काम करा भाई साहब, हमने ना अपनी स्पिरिट के अंदर अल्कोहल तो होता है, उस स्पिरिट को डीनेचर्ड कर दिया। अब डीनेचर्ड का मतलब क्या है? कि आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। अब डीनेचर्ड स्पिरिट का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें अल्कोहल तो है ही, यानी कि इथेनॉल तो है ही है, इथेनॉल तो ले ही पड़ा है भाई ये। और क्या बोल रहा है सर, इसके अंदर मीथेनॉल भी होता है। अच्छा, चाहे 5% हो, पर मिथेनॉल का मतलब क्या है? अरे जहर है ये, जहर। ये तो जहर है, जहर। तो अगर आपने जहर खा लिया तो भाई नाश हो जाएगा। आपने बोला सर अगर आपने मिथेनॉल इसके अंदर डाल दिया तो वो जहर की तरह काम करेगा, फिर वो पिया नहीं जा सकता, तो इंसान उसे पी नहीं सकता था। तो इसीलिए सरकार ने ये मूव उठाया कि भाई डीनेचर्ड बना दो उसको, ताकि जो लोग हैं उसे पी ना पाए, ठीक है, और जो उसका पर्पज हो वो पर्पज सर्व हो पाए। ठीक है, तो क्या हमेशा मिथेनॉल ही डालते हैं? सबसे पहला नेचुरल क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में। तो भाई जरूरी नहीं है मिथेनॉल ही डले हमेशा, ठीक है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के लिए या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? डीनेचर्ड अल्कोहल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सर आप इथेनॉल ले लीजिए, यानी कि C2H5OH ले लीजिए। इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं आप? इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं? आपने बोला सर मीथेनॉल भी डाल सकता है, कोई दिक्कत है ही ना। आप इसके अंदर चाहे तो मीथेनॉल के अलावा पायरिडीन डाल सकते हैं, पायरिडीन भी डाल सकते हैं। और अगर आप मीथेनॉल भी नहीं है आपके पास, पायरिडिन भी नहीं है आपके पास, और ऑप्शन में कॉपर सल्फेट दे रखा है, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, ये क्या है भाई? ब्लू विट्रॉल है। तो अगर आप ये डाल लें, चाहे पायरिडिन डालें चाहे मिथेनॉल डालें, कुछ भी कर लो, दारू तो अब ये कैसी हो चुकी है जहरीली, पी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो हमने तो क्वेश्चन की पूरी पूरी कहानी याद कर ली, अब तो बचा ही क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमने पढ़ भी लिया था और हमें ये बात समझ में भी आ गई है कि भाई डीनेचर्ड अल्कोहल और डीनेचर्ड स्पिरिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। यानी कि इथेनॉल के अंदर अगर मीथेनॉल थोड़ा डाल दें, थोड़ा जहर डाल दें, तो वो पीने लायक नहीं बचेगा और वो फिर
कंपनीज यूज कर लेंगी। तो आप इस दारू की तरफ न जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इथेनॉल जब रिएक्ट करता है सोडियम के साथ एंड टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, यानी कि कहीं ना कहीं रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। पता नहीं क्या है, चलिए देखते हैं। इथेनॉल के बारे में भी हमने देखा था, ये क्या होता है C2H5OH। ठीक है, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी रिएक्शन होती क्या है। तो हमने पाया सर कि जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होता है, ये C2H5ONA जैसा बन जाता है और ऑब्जर्वेशन पाई गई इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होती है। इसका कंपाउंड जो बना है ये, ठीक है, ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड है। ये क्या बोलते हैं इसे, सोडियम इथॉक्साइड। तो जिसे जिसे भाई केमिकल रिएक्शन सही पता है वो उड़ा देगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो मेटल है और ये सॉल्ट जैसा लग रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो कहीं ना कहीं तो इस C2H5OH जो अल्कोहल है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है जी, न्यूट्रल। तो कुछ भी समझ लेना, पर ये वाली सिचुएशन मत समझना, धप्पा हो जाएगा आपको बाद में। तो इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब क्या बचा आपके जीवन में, उड़ा दो अब तो भैया, उड़ा दो, मौका मत दो, उड़ा दो उड़ा दो। यानी कि हमने देखा क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग बिल्कुल आंधी की रफ्तार से गर्दा उड़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ही आ रहा है। आपने बोला सर विनेगर जो होता है, ठीक है, यानी विनेगर यानी कि सुधीर चौमिन वाला, यानी कि हमारे एरिया में एक चौमिन वाला वो बड़ा स्पेशल, वो बड़ा फेमस है, उसका नाम है सुधीर। ठीक है भाई साहब, वो क्या कर रहा है, वो चाउमीन बना रहा है लगातार। बिल्कुल उस चाउमीन में क्या डलता है, चाउमीन के अंदर डलता है एसिटिक एसिड। उसमें क्या होता है, पानी भी होता है, पर एसिटिक एसिड कितना होता है, 5 से 8% होता है भाई। जब 5 से 8% एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर डालें, ठीक है, तो विनेगर बनाने के लिए क्या करते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, वो भी कितना, 5 से 8% किसके अंदर, पानी के अंदर, और कहानी फिनिश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये भी तो भाई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है, ये तो बच्चा कर ही लेंगे। भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और आपके आगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आ गए हैं। हमने थोड़े बहुत जितनी अवेलेबिलिटी थी टाइम की उसके अकॉर्डिंग जितना बना पा रहे हैं बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH, OH लिखा हुआ है भाई, हमें पता होना चाहिए जो सिंगल OH होता है ये क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये जब स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्ट होगा, वो क्या कनेक्ट होता है, यहाँ पर लगाएंगे हम R। R का मतलब होता है अल्काइल, ये क्या होता है, एल्काइल। तो एल्काइल के साथ जब लगेगा OH ग्रुप तो ये क्या बन गया, एल्काइल। ये जो बना है इसमें स्टार्टिंग में एल्काइल है, एंड में अल्कोहल है। अब अल्कोहल है तो ये क्या, एक सफिक्स है, इस सफिक्स के एंड में क्या लगता है, OL। तो जहां पर भी OL दिख रहा है उसको पकड़ो और वही आंसर हमारा सेट है। और दूर से आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसमें कोई दिक्कत ही ना है, ये तो कहते दूर से चमके मारा है। ठीक है, कैसे पता चला दूर से चमके मार रहा है, क्योंकि सबसे बी ऑप्शन में, बी फॉर ब्यूटेनॉल के अंदर ही केवल OL आ रहा है, नहीं तो डी वाले में आ रहा है AL, डी वाले में आ रहा है AL, ये पॉसिबल नहीं। ओइक एसिड वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो तो आ ही नहीं सकता। ONE का मतलब ये क्या है, कीटोन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कहानी खत्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्ब। और बम फोड़ दिया हमने, 7 क्वेश्चन उड़ा दिए भैया। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप लोग बिल्कुल जोश में लगी रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों आपका जोश कम करें और आग लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई अब असर्शन रीजन है तो जैसे टेक्निक लगाते हैं, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये CBSE 2020 में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। तो कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या वो गेन करे, ताकि क्या मिल सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल पाए। तो भाई ये चीज तो हमने देख ली, ये चीज देख ली, तो भाई हमने पाया कि सर ऐसा सुना है हमने। ठीक है, अच्छा असर्शन वाले के हमने दोबारा सुन लिया, रीजन के बारे में सुनते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, पता है सबको, एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एटम्स। भाई ये भी सही है, ठीक है। और कार्बन के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पे हमारा कार्बन का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, ठीक है, तो लूज करे और गेन करे। पर ये वाली बात तो हमने देखी है कि भाई ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कार्बन ना तो लूज करता और ना वो गेन करता। तो जो हमारे लॉजिक्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग तो असर्शन रॉन्ग होना चाहिए। असर्शन जैसे ही रॉन्ग हुआ और रीजन क्या हुआ राइट, आप बोलेंगे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि हमने चैप्टर 4 के अंदर स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता, ठीक है, तो वो तो क्या करता है शेयरिंग करता है। तो इसका मतलब दूर से समझ में आया कि सर ऑप्शन ए जो है ना असरसन वाला जो पार्ट है वो गलत है। दो बुक के अंदर इसका आंसर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, पर आप अपने लॉजिक्स पे स्ट्रिक्ट रहेंगे और आप लगाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि असरसन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अरे भाई होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें दो मेंबर्स के बीच में गैप कितना हो, CH2, दो मेंबर्स के बीच में गैप CH2 हो। तो भाई देख लो, देखो पहला मेंबर कितना है CH3OH, अगला मेंबर देखो CH3CH2OH, उससे अगला मेंबर कितना है CH3CH2CH2OH। तो आपने देखा यहां से यहां पहुंचने में कितना गैप है, एक C और दो हाइड्रोजन ऐड कर रखे हैं, इससे इधर से पहुंचने में एक C और दो हाइड्रोजन ऐड कर रखे हैं। और आपने देख लिया सर एक C और दो के बीच में क्या है, गैप है, तो इसका मतलब होमोलोगस सीरीज के ही मेंबर है भाई साहब ये, तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू। चलिए देखते हैं रीजन के बारे में। ए सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स with the same functional group but difference by CH2 units is called homologous series। यही तो लॉजिक यूज किया था, तो रीजन तो अपने आप में ही ट्रू है, असर्तन तो भैया था और रीजन तो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब तो इक्का जाएगा और बाजी जीत के लाएगा। तो आपने देख लिया भाई ऑप्शन ए, कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आपने देख लिया कि भाई हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, तो अब तो लाइक करना बनता है बॉस, ठीक है, लाइक करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स के अंदर छोड़िए। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है, और कोशिश करें एक बार कि आप अपना आंसर जो है कमेंट के अंदर लिख सके। अगर आप अपना आंसर वीडियो देखते देखते कमेंट के अंदर लिख रहे हैं और लिखने से पहले, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या एक्सप्लेनेशन है, सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ट्राई जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई, आखिरी क्वेश्चन की तरफ चले गए हम। आखिरी क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, चलिए देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या बोल रहा है, तो अगर आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो टाइम सिचुएशन है भाई, सिचुएशन है तो उस हिसाब से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर भी जब आएगा और जब आपके पास टाइम कम बचेगा तो आपको इतने रिलेवेंट चीजें लिखनी है पेपर में जिससे आपका काम भी बन जाए और पेपर में मार्क्स भी ना कटे, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि अपने लॉजिक्स, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शंस को अगर शो करते हैं आप, ठीक है, तो लंबी की लंबी जो दो क्या नाम है 3 4 5 लाइन जो लंबी लंबी लिखते हैं ना उससे बच जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन आती है तो आप राजा हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, और पेपर में नंबर आएंगे आपके। पर केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन विद बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। चलिए देखते हैं असर्शन ए, एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड। और हमें पता ही है भाई एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या बनता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अरे बनते क्या है, परफ्यूम बनते हैं इसके अंदर सारे, ठीक है। तो असर्शन इज राइट ऑप्शन। अब रीजन पे चलते हैं भैया। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, वो अल्कोहल बनाता है। तो देखो जो रिएक्शन है इसके अंदर हमने क्या लिखा सर, एस्टर क्या होता है, अगर मैं एस्टर लिखूं तो क्या होता है CH3, वो क्या होता है CH2, फिर वो क्या होता है COO, फिर वो क्या होता है CH2, फिर क्या आता है CH3। थोड़ा लंबा नहीं हो गया, पर कोई ना, लिखना तो पड़ेगा भाई। अब इसके साथ अगर मैं क्या डाल दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, तो जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई तो आपने बोला सर जब रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक बनेगा अल्कोहल यानी कि CH3, फिर क्या बनेगा CH2, फिर क्या बनेगा OH, और सर जो नेक्स्ट कंपाउंड बनना है वो CH3 CH2 COO क्या आएगा, COO Na। और आपको डरने की आवश्यकता ना है, कुछ ना करा हमने ऐसा फालतू।
और ना कुछ खास करा, और हुआ कैसे, ध्यान से देखिए। ये जब टूटा होगा, ठीक है, तो इसने कितने पार्ट्स में टूटा होगा ये? तो ये 2 पार्ट्स में टूटा होगा, ठीक है, विच इज, तो आपने बोला सर कैसे कैसे टूटा होगा ये टूटा होगा Na में, और ये क्या टूटा होगा OH माइनस में। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो इसके 2 हिस्से से क्रिएट हो रखे हैं। इसका जो OH वाला हिस्सा है वो आके इसके चिपट लिया, और जो ये वाला हिस्सा है वो बाकी इधर जाके लग गया। जैसे ये वाला हिस्सा आके इधर लगा तो क्या बना कंपाउंड, ये कंपाउंड बना। और जो OH वाला हिस्सा जैसे जाके उसको मिला तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। क्या बन गया भाई, इथेनॉल बन गया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूर से समझ में आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही हुआ है, कोई दिक्कत है ही ना भाई। तो इसका दूर से मतलब समझ में आ रहा है सर जो रीजन वाला हिस्सा है ना वो तो ट्रू है। अच्छा, असर्शन भी सर ट्रू है, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, पर क्या नीचे वाला सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले को? ना जी ना, नीचे वाली लाइन जो है, नीचे वाली रिएक्शन जो है वो तो अलग है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है असर्शन से। असर्शन की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अलग होती है, और जो नीचे वाली रिएक्शन है ये अलग है। ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहीं कहीं जा रही है, और ऊपर वाली क्या है वो एस्टेरिफिकेशन है। तो यानी दोनों रिएक्शन एक दूसरे से विभिन्न है, अलग है भैया। तो इसका मतलब इनका आंसर भी क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्ब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है पेपर में, अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर दें, ठीक है, तो आप थोड़ा चकमा खा जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो बच के रहेंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा ध्यान देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी बार सीधा अब की बार, देखते हैं ध्यान से। असर्शन, इथेनोइक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होता है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। तो आप लोगों ने सुना भी होगा और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ा भी होगा कि इथेनोइक एसिड जो होता है, ठीक है, और वो भी जब जब बिल्कुल क्या होता है वो, जब बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे, यानी कि अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे जब वो होता है, ठीक है। तो जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, जब वो फ्रीज होता है, तो वो कैसे हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। कैसे हो जाता है, कलरलेस। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो इथेनोइक एसिड है, कैसा एसिड है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब CH3COOH, CH3COOH। जब इसको क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, ये कलरलेस शेप का, कलरलेस हो जाता है, जिससे वो कैसा लगता है, वो आइस जैसा लगता है, ठीक है, आइस लाइक हो जाता है वो। और उसी से उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, ग्लेशियल। कैसे हो जाता है, आइस लाइक हो जाता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ग्लेशियल एसिड बोल दिया, कहानी खत्म। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रीजन पे चलिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, प्योर इथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है, 290 केल्विन, ऐसा इसने बोल दिया, ठीक है भाई। अगर ये इतना बोल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर इन द कोल्ड क्लाइमेट। और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसीलिए वो थोड़ा फ्रीज भी हो जाता है विंटर्स के टाइम, ठीक है। और अगर फ्रीज हो जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भाई ये जो स्टेटमेंट है, जो रीजन वाली, ये भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऊपर में जो रीजन मैंने बताया था वही रीजन कहीं ना कहीं यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, ठीक है, हमने उड़ा भी दिया दादा। तो हमने ये सारे सारे क्वेश्चंस जो आज की पूरी वीडियो थी पूरी सुनी, और इनको ध्यान से नोट्स बनाइए, अपनी कॉपी में छापिए, चैप्टर वाइज असर्शन रीजन के, MCQs के, ताकि फाइनल के टाइम पे आप इनको अच्छे से रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से बिल्कुल अपना जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से लिखें, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इज द मेन की इन द साइंस। ऑल्सो आपको एक चीज याद रखनी है कि एक चीज जो आपका साथ देगी वो है सटीकनेस के साथ आंसर देना। लंबी लंबी कहानियां नहीं चाहिए पेपर में, सटीक आंसर चाहिए, एक्यूरेसी के साथ चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा लंबा ना लिखे, थोड़ा लिखे, क्रिस्प लिखे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शब।